वो थका हारा कमरे में दाखिल हुआ था। उस पर नजर डाले बगैर उसने ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े तब्दील किए। वॉयलेट मेज से उठाकर जेब में रखा, मोबाइल उठाकर अपना तकिया उठाया और बाहर निकलने लगा था जब आयत ने उसे पुकारा। मुझे बात करनी थी आपसे। वो कुछ लम्हे पलटे बगैर वहीं रुका, फिर तवील सांस खारिज करके वापस पलटा। तकिया बेड पर रखकर खुद भी वहीं बैठ गया, ऐसे कि आयत उसकी तरफ बिस्तर से टेक लगाकर बैठी थी। कहो, मैं सुन रहा हूँ। आपने खाना नहीं खाया? मैं खाना लाती हूँ, पहले वो खा लें, फिर बैठकर आराम से बात करते हैं, आयत ने नरमी से कहा और उठकर कमरे से बाहर निकल गई। वो जो उसको रोकना चाह रहा था कुछ सोचकर चुप हो गया। आयत ने भी ज्यादा देर नहीं लगाई थी। 5-7 मिनट बाद गर्मा गर्म खाने के ट्रे लेकर आई और लाकर दरमियान में रख दी। आपके इंतजार में मैं भी अभी तक भूखी हूँ। वो जो भूख ना होने का कहकर उठने वाला था, उसकी बात सुनकर चुपचाप खाने की तरफ हाथ बढ़ाए और वाकई 3 दिन में पहली बार उसने खाना ठीक तरह से खाया था। आपको शायद पता ना हो कि आपकी इस रूटीन और कैफियत को ताई अम्मा ने इतना दिल पर लिया है कि 2 दिन से ब्राय नाम ही कुछ खाया होगा। ब्लड प्रेशर भी हाई है दवाई लेने के बावजूद। कहाँ है वो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उनके पास जा रहा हूँ। वो फौरन उठ खड़ा हुआ, परेशानी चेहरे और अंदाज से जाहिर थी। फिलहाल बैठ जाएं, मैंने जबरदस्ती 2-4 लुकमे खिलाए और दवा दे दी थी उनको, अब वो सो रही होंगी। मैं तसल्ली करने के बाद यहाँ आई हूँ। उसने इस्तेहकाक से उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठाया और नरमी से कहा। कुछ देर ठहर कर वो बोली, हमारे दिल की राहत हमारे अपनों के दिल के सुकून और चेहरे की खुशी से मुंसलिक होती है। इतना तो जानते होंगे ना आप, जब तक आप पुरसुकून नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, आपके माँ बाप भी आसूदा नहीं होंगे। वो हनूज उसका हाथ अपने हाथ में लिए प्यार भरे लहजे में कह रही थी, ये फैसला जो आपने वक्त की नज़ाकत के तहत किया वो सिर्फ आप पर असर अंदाज नहीं हुआ, इससे ये सब भी मुतासिर हुए हैं। आपने माँ की ख्वाहिश का एहतराम ही नहीं किया बल्कि खानदान की इज्जत भी बचाई। बहुत अहसन इकदाम था ये, मगर आपको हिम्मत करते हुए इसको बरकरार रखना है, क्योंकि अब आप अपने अंदाज और रवैये से अपनी माँ को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप पछता रहे हैं और आपकी माँ को ये पछतावा मारे दे रहा है। मोहद ने अपना हाथ उसके हाथ से आहिस्तगी से निकाला, ताहम वो अब भी खामोश रहा। फिर उसने अपनी तरफ इशारा किया। इस सारे सिलसिले में किसी ने एक बार भी मेरा नहीं सोचा। मैंने अपनी माँ जैसी खाला का उस वक्त मान रखा जब उनकी होने वाली बहू उनके बेटे को ठुकरा कर खानदान के मुंह पर कालक मल कर चली गई थी। उसने सिसक कर कहा। मोहद ने बेसाख्ता पहलू बदला और ये बात वाजिया है कि वो एक गलत फहमी के तहत होने वाला हादसा था। अब की बार वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। चलें ऐसा ही फर्ज कर लेते हैं, मगर घर की इज्जत तो दाव पर लग चुकी थी ना। वो आंसू पीते हुए बोली, हर लड़की की तरह मेरे भी शरीके सफर के हवाले से कुछ ख्वाब थे, ख्वाहिशें थी। मैंने अपनी माँ जैसी खाला के लिए सब कुछ फरामोश कर दिया, तो क्या अब ये मेरा हक नहीं कि मैं भी एक खुशगवार ना सही पुरसुकून जिंदगी गुजारूं? मेरे शोहर के दिल में भले जो हो, कम अज कम वो उसका अमली इश्तहार बनकर मुझे दुख तो ना दे। क्या मैं उम्र भर ये देखकर जलूंगी और कलिसूंगी कि मेरा शोहर एक ऐसी लड़की के फराख में मजनू बना फिर रहा है जो ऐन शादी के दिन गायब हो गई थी? मैं आपका माजी फरामोश करके आपकी तरफ आई हूँ। इतना खटन सफर तय करने के बाद वो कुछ लम्हे बोलते हुए रुकी। गिनती के चंद कदम ही सही, मेरी तरफ आप भी तो बढ़ो ना। उसने रोते हुए दोबारा उसका हाथ पकड़ा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे आपके माजी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अब किस्मत ने हमें एक कर दिया है तो मैं आपकी मोहब्बत की तलबगार भी नहीं हूँ, बल्कि मुझे आपकी तवज्जो चाहिए और आपका साथ। इस्तेहकाक भरे चंद पल जिनमें मुझे एहसास हो कि मेरा शोहर सिर्फ मेरा है। उसने आगे बढ़कर मोहद के कंधे पर अपना सर टिका दिया। मोहद ने उसकी बातों पर गौर किया और कुछ देर के बाद कहा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें और अम्मा को अब शिकायत का मौका ना दूं। कुछ देर बाद उसने आयत के सर को थपथपाते हुए कहा। आयत के लिए इतना ही बहुत था। उसने उसके कंधे पर सर रखे रखे आसूदगी के एहसास को पूरी तरह महसूस किया, मगर वो माथे पर शिकने लिए हुए किसी गहरी सोच में गुम था। आप उसे समझाते क्यों नहीं?
क्या ऐसा जुल्म हो गया है उस पर जो इस तरह का रवैया इख्तियार कर रखा है उसने? सुबह का निकला, रात गए घर पर दाखिल होता है, रात को अपने कमरे में भी नहीं सोता। 3 दिन से गेस्ट रूम से जब सुबह घर के अफराद उसको निकलते देखते होंगे तो कितने ही सवाल उनके जहन में जन्म लेते होंगे। आयत कितनी अजियत में है, मैं कितनी तकलीफ में हूँ और आपको कोई परवाह ही नहीं। ताया को दफ्तर के लिए तैयार होते देखकर सफिया ताई, जो तबीयत की खराबी के बायस अभी तक बिस्तर पर थी, उठ बैठी और सारी सूरत हाल बताई, जिसने उस वक्त से उनका सुकून बर्बाद कर दिया था जब से शजर घर वापस आई थी और मोहत का ऐसा रवैया देखने को मिल रहा था। हाथ पर घड़ी बांधते ताया ने चंद लम्हे अपनी निसफ बिस्तर को देखा, फिर उनके पास आ बैठे। देखिए बेगम, हमारे घर में खानदानी निज़ाम की भागदौड़ अब्बा के ज़माने से ही अम्मा जी के हाथ में रही और वक्त ने साबित किया कि वो किस एहसन तरीके से इस खानदान को लेकर चली। मोहब्बत की ऐसी डोर से बांधे रखा, एक का दुख सबका दुख था तो किसी एक की खुशी पर पूरे खानदान को खुशी होती थी। खानदान को छोड़ो, बाहर तक उनके हुस्ने सलूक और मामला फहमी की मिसालें दी जाती हैं। सफिया ताई ने बेसाख्ता पहलू बदला कि इस वक्त वो क्या कह रही थी और साहिब क्या रागनी अलाप रहे थे। उसी तरफ आ रहा हूँ। ताया उनकी बेचैनी समझ गए थे, जब ही संजीदगी से कहा, जानती हो बेगम, अम्मा जी की खानदान को जोड़ कर रखने और सबको मुतमिन रखने की क्या वजह थी? वो थी सबसे मोहब्बत, उदावत से दूरी और हर छोटे बड़े मामले पर उनकी गैर जानबदारी। आप गवाह हैं, अगर कसूरवार बेटे होते तो वो बहुओं की तरफदारी करती थी। बच्चों की शिकायतों पर कई बार तुम माओं को भी उन्होंने सरजनिश की। फिर वो कहते हुए जरा देर रुके, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी हुकूमत, अपनी मोहब्बत, अपनी राजदुहानी बहुओं को मुंतकिल कर दी। मगर अफसोस के बड़ी बहू होने के नाते ना आप में उन जैसा बड़ापन आया, ना बुर्दबारी और ना गैर जानिबदारी। वो कुछ तासुब से बोले तो ताई सफिया सर झटक कर रह गई। क्या मतलब है आपका? मतलब वही है जो आप समझ गई हैं मगर कबूल नहीं करना चाहती। शजर आपको पहले दिन से बतौर बहू पसंद नहीं थी। आपने खुद इस बात का मुझसे कई बार इजहार किया। क्या आपने वक्त आने पर जानबदारी से काम लिया और अपने बेटे से माँ होने का इखराज वसूल कर लिया और शजर से छुटकारा पा लिया? ताया की इतनी साफ बात पर उनकी पेशानी पर बल पड़ गए। मैं ऐसा नहीं चाहता था, मगर आपने वक्त जो उस वक्त शजर के खिलाफ था कि उस कामयाबी से इस्तेमाल किया कि हम सब इस दाव में आ गए और वही किया जो आप चाहती थी। मैंने सिर्फ इस खानदान की इज्जत को बचाया। वो कमजोर लहजे में बोली। चले ऐसा ही सही, तो अब अपने बेटे को एक इंसान समझिए, रोबोट नहीं। आपने उस पर अपनी पसंद का फैसला जबरदस्ती थोपा है और अब उसे अपने मनपसंद रास्ते पर चलाना चाह रही हैं, तो खुदारा उसे थोड़ा वक्त दें। वो मशीन नहीं है कि आप बटन दबाएंगी तो चल पड़ेगा, बटन बंद करने से रुक जाएगा। उसने आपकी बात मानकर एक फर्मा बरदार बेटा होने का सबूत दिया है, तो अब उसको इस फैसले को दिल से कबूल करने दें। इस पर थोड़ा वक्त लगेगा मगर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अब आप भी इस बारे में सोचकर ना मजीद खुद को हल्कान करें, ना उस पर दबाव डालकर उसे परेशान करें। वो समझदार है, खुद ही समझ जाएगा हालात और रिश्तों की नजाकत को। फिलहाल उसे इसके हाल पर छोड़ दें। नरमी से उनको समझाते वो खड़े हो गए। अभी वो उनकी बातों पर गौर कर रही थी कि दरवाजा बजाकर वो दोनों अंदर दाखिल हुए और सलाम किया। आगे हंसी मुस्कुराती नोबियाता रूप लिए आयत थी, उसके पीछे खामोश सा मोहद। ताहम वो पहले की निस्बत उनको पुरसुकून लग रहा था। ताई सफिया तो खिलकर गुलाब हो गई, जबकि ताया जान ने एक जताती नजर उन पर डाली थी। आओ आओ मेरे बच्चों, जीते रहो, सदा शादो आबाद रहो। आपकी तबीयत कैसी है अब? बिल्कुल ठीक। मुझे क्या होना है, बस जरा सी थकावट हो गई थी, तुम्हें देख लिया, देखो चंगी भली हो गई। वो खुश दिली से बोली। और हम आप दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आए हैं। मामूल से जरा लेट हो गए थे, आप लोग नाश्ते की टेबल पर नहीं थे तो हम दोनों परेशान हो गए। चलें पहले मैं आपका बीपी चेक कर लूं, फिर चलते हैं सब इकट्ठे। आयत ने मेज से बीपी ऑपरेटस उठाते हुए कहा। वाकई ताई अम्मा, आपने ठीक कहा। आपके बेटे की शक्ल देखते ही आपकी बीमारी मुंह छुपाकर भाग गई। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। उसने मुस्कुराकर सबको देखा और बीपी चेक करने के बाद कहा, अरे वाह बेगम, फिर तो आपको दवाई लेने की भी जरूरत नहीं है। सुबह शाम अपने फर्जंद की जियारत कर लिया कीजिए। फिर कैसी बीमारी और कहाँ की बीमारी?
ताया ने भी मुस्कुराकर उनको छेड़ा। मोहद भी बेसाख्ता मुस्कुराया। ताई सफिया ने दिल ही दिल में उसकी बुलाई ली थी। उसी पल युशरा कमरे में दाखिल हुई थी। चीटिंग चीटिंग चीटिंग, भाई ये फैमिली कोरम मेरे बगैर कैसे मुकम्मल हो सकता है? वो ताया जान के बाजुओं से लग कर बोली थी। नहीं भाई, तुम तो हमारी जान हो, तुम्हारे बगैर हम मुकम्मल नहीं तो कोरम कैसे पूरा हो सकता है? उन्होंने शफकत से युशरा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, चलें फिर जल्दी से नाश्ता इकट्ठे करते हैं, फिर मुझे अपने घर के लिए निकलना है। कुछ जरूरी ट्रीटमेंट के लिए रात अब्दुल हनान को हॉस्पिटल रुकना पड़ा था। अजमल बेचारा उसके साथ था, थक गया होगा वो भी। मैं इन दोनों के घर पहुंचने से पहले ही वहां मौजूद होना चाहती हूँ। उसके जल्दी मचाने पर वो सारा काफिला ही नाश्ते के लिए रवाना हुआ कि अम्मा जी के घर शुरू से रवायत चली आ रही थी, सुबह का नाश्ता और रात का खाना सब इकट्ठे खाएं। सुनो शजर, उसे कॉरिडोर में अम्मा जी के कमरे के सामने लाई। जब मौका गनीमत जानकर आयत ने उसे जा लिया, शजर ने मुड़कर खामोशी से उसे देखा। तुम्हारे पीछे इस घर में जो कयामतें गुजरी हैं वो हम ही जानते हैं। घर के आधे से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं और बाकियों का हाल भी इनसे कम बुरा नहीं था। 3 वक्त का खाना पकता तो जरूर था, मगर मेज वैसी की वैसी रह जाती कि एक आधे लुकमे से ज्यादा किसी के हलक से उतरता ही कुछ नहीं था। शजर ने इस तमहीद का मतलब समझने की कोशिश की। तुम्हें इस वक्त बताने का मतलब यह है कि तुम्हारा जाना इस खानदान के लिए एक अजाब था, तो तुम्हारा वापस आना भी किसी मुसीबत से कम नहीं। उसका लहजा जहर खूंद था। शजर की आंखों में नागवारी उतर आई। कितने दिन बाद ताई अम्मा बिस्तर से उठकर नाश्ते की मेज पर आई हैं। ताया जान पूरी आमादगी के साथ नाश्ते के लिए आए हैं, वरना वो सिर्फ एक चाय के कप पर गुजारा कर रहे थे। मोहद ने तो कितने दिन हो गए नाश्ता खाना तो दूर तक देखा तक नहीं था। आज अपनी माँ की खातिर नाश्ते के लिए आया है, तो तुम्हारी ये शक्ल जो अब उम्र भर इस खानदान को एक अजियत में मुब्तला रखने वाली है, जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए और तुम ये घर छोड़कर न चली जाओ, इसलिए कोशिश किया करो कि अपने कमरे या अम्मा जी के कमरे तक ही महदूद रहो। उम्मीद है तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी, उसने दांत पीस कर कहा। शजर की आंखें इस बेइज्जती पर बेसाख्ता भर आई। आयत, मुझे तुमसे और इस घर के मकीनों से शिकवा होना चाहिए, जिन्होंने मेरी हंसी बसी जिंदगी को अपने फैसले की भेंट चढ़ा दिया। मैं किस्मत का लिखा समझकर इस पर चुप रही, तो अब इस घर में मेरी जिंदगी तंग कर देना चाहती हो। ये मेरा भी घर है, मेरा घर कहते हुए उसकी आंखें छलक पड़ी थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे छुप कर बैठना पड़े, ना ही मैंने। आयत, मुझे तुमसे और इस घर के मकीनों से शिकवा होना चाहिए, जिन्होंने मेरी हंसी बसी जिंदगी को अपने फैसले की भेंट चढ़ा दिया। मैं किस्मत का लिखा समझकर इस पर चुप रही, तो अब इस घर में मेरी जिंदगी तंग कर देना चाहती हो। ये मेरा भी घर है, मेरा घर कहते हुए उसकी आंखें छलक पड़ी थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे छुपकर बैठना पड़े, ना ही मैं इतनी कम ज़र्फ हूँ कि तुम्हारे शोहर पर नजर रखूं। आंसू पोंछते हुए उसने कहा और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई, मगर कमरे में बंद होते ही इससे मजीद जब्त ना हो सका। गैरों का दिया बड़े से बड़ा दुख भी इंसान सह जाता है, मगर अपनों का सिर्फ तलख लहजा ही उन्हें तोड़ने के लिए काफी होता है। शजर, क्या हुआ मेरी बच्ची? किसी ने कुछ कहा है क्या? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अम्मा जी की परेशानी देखकर उसने जल्दी जल्दी अपनी आंखें साफ की। कुछ नहीं अम्मा जी, बस वो हादसा याद आ गया था जिसने मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल दिया। उसकी बात ने अम्मा जी का कलेजा मसल दिया। मैंने कहा ना, तुम इस नाखुशगवार बात को अपने दिमाग से हमेशा के लिए खोड़ डालो। तुम तो बहुत बहादुर हो ना। मेरी भी एक बात याद रखो, ये दुनिया सिर्फ हंसने वालों की हमराही पसंद करती है। दुखे दिल वालों के आंसू पोंछने के लिए उनके पास एक पल भी नहीं होता। जी आप ठीक कह रही हैं। उसने इस बात में सर हिलाते हुए अपनी आंखें और चेहरा साफ किया। शाबाश, चलो नाश्ता करते हैं। मोमना दोबारा बुला कर गई है, वो मुस्कुरा कर बोली। शजर ने बेसाख्ता नजरें चुराई। आप जाएं अम्मा जी, मैं इस वक्त किसी का सामना नहीं करना चाहती। और वो कहते हुए रुकी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मोहद और आयत की जिंदगी में कोई खलल पड़े। उसने सर झुका कर कहा। ठीक है, मगर सिर्फ आज का दिन। तुम कोई चोर या गुनाहगार नहीं हो जो छुप कर बैठो। जिन्होंने ये फैसला किया है, इनको निभाने का ख्याल होना चाहिए, ना कि तुम्हें, जिसकी जिंदगी से खुशियां छीनने की इतनी जल्दी थी सबको। वो रंजीदगी से बोली। चलो मैं मोमना या फजर को भेजती हूँ तुम्हारे पास। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और बाहर चली गई। शजर ने बेसाख्ता एक तवील सांस खारिज की थी।
میرے مالک، مجھے ان حالات میں ثابت قدم رکھنا اور حوصلہ دینا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی۔ کافی دن بعد ناشتے کی میز پر معمول کی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ تقریباً سب لوگ ہی وہاں پہنچ کر اپنی اپنی کرسیاں سنبھال چکے تھے۔ اماں جی کا ہی انتظار تھا۔ آج ناشتہ بنانے کی باری مومنہ اور فجر کی تھی، مگر بنی سنوری آیت وہاں پر اپنی چہکاروں سے سب پر حاوی نظر آ رہی تھی۔ اس کی توجہ کا مرکز بڑے تایا، صفیہ تائی اور موہت تھے۔ وہ مختلف ڈشز اٹھا اٹھا کر ان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ شجر نہیں آئی ماں جی؟ یشرا کے سوال پر ناشتہ کرتے موہت کا ہاتھ تھم گیا تھا۔ اس کے اس عمل اور یشرا کے سوال پر آیت کے خوبصورت چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ نہیں، وہ کمرے میں ناشتہ کرے گی۔ فجر ناشتہ کر کے بہن کو بھی ناشتہ دے دینا بیٹا۔ شروع کریں سب۔ اماں جی نے بات ختم کی۔ جی اماں جی، ایسا کرتی ہوں، میں بھی شجر کے ساتھ ناشتہ کر لیتی ہوں۔ فجر ایک ٹرے میں سارے لوازمات رکھتے ہوئے بولی۔ آپ لیں نا، آیت نے موہت کو ٹوکا۔ شجر کا نام سنتے ہی اس کی ناشتے میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ نہیں، بس چائے دے دو، اس نے آہستہ سے کہا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ شجر، آیت نے دل سے دعا کی۔ کچھ دیر پہلے والا کھلکھلاتا چہرہ اب ناگواری لیے ہوئے تھا۔ کیسی ہیں آپ ماں؟ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ وہ فون پر گفتگو کر رہی تھی۔ بس زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں مریم، لگتا ہے موت سرہانے قدم جمائے کھڑی ہے۔ اب اچک کے لے، تب اچک کے لے۔ ایسا مت کہیں آپا، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے، آپ کو پوتوں پوتیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ ان کی تھکی تھکی آواز پر اماں جی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ لمبی عمر جی کر کیا کرنا ہے مریم، جب سکون ہی پاس نہ ہو۔ بس اب تو ہر پل یہ دعا ہے کہ آسان زندگی نہ سہی، آسان موت ہی نصیب کرے مولا، تو میں سمجھوں گی سب گناہ معاف ہو گئے۔ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپا؟ آپ تو بالکل ہی ہمت ہار بیٹھی۔ آپ تو بڑی سے بڑی مشکل میں بھی کبھی نہیں گھبرائی، معمولی سی بیماری کو ہی دل پر لے لیا۔ انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، اماں جی نے پورے خلوص سے کہا۔ اچھا، ہم نے جس مقصد کے لیے فون کیا تھا بتاؤں؟ اصل بات تو کہیں بھول کر اپنی باتوں میں لگ گئی، انہوں نے طویل سانس لے کر کہا۔ جی کہیے آپا، اماں جی نے مؤدبانہ ہو کر کہا۔ منتہا اپنی شادی کے دن اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گئی۔ ان کی آواز میں نمی چھلکی۔ وریشا اور مومنہ کی شادیاں ہوئی تو حالات ایسے تھے کہ ہم انہیں اپنی دعاؤں کے سائے تلے رخصت نہ کر سکے، نہ فرائض کی ادائیگی کے تشکرانہ احساس کو محسوس کر سکے۔ اب آمنہ میرے آنگن کی آخری چڑیا بھی اڑنے کو ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی سب بچیوں کو ہمارے ہاں بھیجیں۔ کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں گی، ہنسیں بولیں گی تو ہمیں خوشی ہوگی۔ ہماری منتہا کو بہت ہی شوق ہوتا تھا کہ گھر میں تقریب ہو اور آپ کے گھر کی لڑکیاں آئیں۔ ایسے ہی وہ آپ کے گھر جانے کے بہانے ڈھونڈا کرتی تھی، کبھی کوئی بہانہ کر کے تو کبھی جھوٹی سچی سنا کے ساری لڑکیوں کو آپ کے گھر لے آیا کرتی تھی۔ وہ رنجیدہ سی ہو کر بول رہی تھی۔ بچیاں بھی خوش ہو جائیں گی، ہمارا بھی دل بہل جائے گا۔ جی بہتر آپا، ٹھیک کہا آپ نے، یہی موقع ہوتے ہیں بچیوں کے مل بیٹھنے کے۔ شجر کو تو یشرا نے آپ کے کہنے سے پہلے ہی تیار کیا ہوا تھا وہاں آنے کے لیے۔ میں کوشش کروں گی کہ سب بچیوں کو بھیج سکوں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اماں جی نے ایک دو اور باتوں کے بعد موبائل بند کر کے میز پر رکھ دیا تھا۔ کاش آپا آپ منتہا کے ساتھ وہ سب کچھ نہ کرتی۔ میں جانتی ہوں یہ جو حالت ہے آج کل آپ کی، یہ محض ایک بیماری نہیں ہے، بلکہ ہنستی کھیلتی ایک زندگی کو زبردستی منہ سے ہمکنار کرانے کا پچھتاوا ہے، جو آپ کو اب نہ سکون سے جینے دے رہا ہے نہ ہی مرنے۔ بے شک اللہ پاک بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے، انہوں نے سوچا اور تسبیح اٹھا کر آنکھیں موند لی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر ایان نے مومنہ کے مگن سے انداز میں بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے دیکھا تو چونک کر پوچھا۔ کیا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ بتایا تو تھا آپ کو کہ آمنہ کی شادی کے دنوں میں رہنے کے لیے گھر جاؤں گی۔ ویسے بھی شادی کے بعد میں گئی کب ہوں رہنے وہاں، بلکہ شاید میں دنیا کی وہ واحد لڑکی ہوں جو اپنی شادی سے بھی کچھ عرصے پہلے رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ارے بیگم، یہ کیا ظلم ڈھانے لگی ہو تم مجھ غریب پر؟ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے میز پر رکھا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ اس میں ظلم والی کون سی بات نظر آ گئی آپ کو؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو؟
इस दौरान भी यहाँ तो वहाँ के हालात ऐसे रहे कि जाना ही ना हो सका। मरियम और अब्दुल हनान भाई और अम्मा जान की तबीयत की खराबी के मौके पर भी खड़े खड़े अस्पताल का चक्कर लगा मेरा। यहाँ जरा की जरा वरीशा की रुखसती वाले दिन थोड़ी देर को अब तो कोई मसला भी नहीं है और मौका भी है, वो हनूस कपड़े चेक करने में मसरूफ। यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, बेबसी से कहता और उसके करीब हुआ, उसके हाथ से सूट लेकर बेड पर रखा और उसके कंधों से पकड़कर उसे बेड पर लाकर बैठाया और खुद भी बराबर में बैठ गया। 24 घंटों के एक दिन में तुम्हारा सारा वक्त घर वालों के आगे पीछे खिदमतें करते गुजर जाता है। चंद पल के लिए मुझे दस्तयाब होती भी हो तो ऐसे कि चेहरा सुता हुआ और आंखें नींद से बेहाल हो रही होती हैं। अब कम अज कम मुझे इस थोड़े से वक्त से महरूम ना करो। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा जाने से, लेकिन तुम ऐसा करो कि मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें छोड़ दिया करूंगा और वापसी पर ले आया करूंगा। तुम भी खुश, मैं भी राजी। वो उसकी तरफ झुककर बोला। ये क्या बात हुई अयान, सबकी शादियां ऐसे अफरा तफरी की नजर हुई। अब आमना की शादी पर एक अरसा बाद हम सब इकट्ठी होंगे। वो रूठी रूठी सी बोली। चलो फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। वो फौरन उसके पासे से उठकर दोबारा सोफे पर बैठ गया और मेज से लैपटॉप उठाकर अपनी टांगों पर रख लिया। अच्छा बाबा, आपको पता है कि आपका ये मूड मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलें जल्दी मूड ठीक करें, वैसे ही होगा जैसे आप कहेंगे। इन बिल्लियों को मैं झील लूंगी। कुछ देर वो उसका मूड देखती रही, फिर हार मानकर बोली। ये हुई ना बात, छोड़ो ये कपड़े, मैं वापस रख देता हूँ। तुम इस खुशी में अपने खूबसूरत हाथों की मजेदार सी चाय लेकर आओ। वो चहक कर बोला तो बैग से कपड़े वापस निकालती मोमना सर झटक कर मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई थी। क्या कह रही हैं अम्मा आप ऐसा किस तरह कर सकती हैं, जब सब कुछ मैं आपको बता भी चुका हूँ। कुछ देर सुल्ताना ताई को हैरत से देखने के बाद अजमल बोला, ताहम लहजा मुअद्दबाना ही था। मैं भी तुम्हें कबल अज वक्त ही बता रही हूँ कि कल मैं जब भाई को देखने गई तो मुझे अंदाजा हुआ कि उनकी ऐसी हालत बीमारी ने नहीं बल्कि बेटियों के बढ़ते कद ने उनकी कमर झुका दी है। कैसे उनकी आस तोड़ देती जब उन्होंने बहुत उम्मीद से कहा कि आपा कोई मुनासिब रिश्ते हों तो बताना। इस फर्ज की अदायगी का बोझ न मुझे मरने दे रहा है न जीने, वो भी इस सूरत जब इन बच्चियों की माँ का साया भी सर पर नहीं। मैं कैसे उनको नामुराद कर देती, जबकि एक बार पहले मैं इनको इस बात का हवाला दे चुकी थी कि मैं उनकी बच्चियों में से एक को अपनी बहू बनाऊंगी। अम्मा जान भी वाकिफ हैं इस बात से और इनको भी कोई एतराज नहीं था। अपने जहन को इस बात पर आमादा कर लो जितना जल्दी हो सके। मैं 3-4 माह तक तुम्हारी शादी का इरादा रखती हूँ। उनका लहजा कती था। वो कुछ बोले बगैर खड़ा हो गया। तुमने जवाब नहीं दिया, उन्होंने उसके जाने का इरादा भांप कर कहा। क्या जवाब दूं अम्मा, जब मैं इस सारे सिलसिले में कहीं हूँ ही नहीं। वो तवील सांस लेकर बोला, कहीं पर खूनी रिश्ते आपके पाँव की जंजीर बन जाते हैं तो कहीं वालिदैन की ख्वाहिशात आरे आ जाती हैं। ऐसे में दो फरीक जो सारी जिंदगी के लिए एक दूसरे से बंधने जा रहे होते हैं, उनकी पसंद और मर्जी को रद्द नहीं करना चाहिए, जिसकी इजाजत हमारा मजहब भी देता है। वो जरूरी काम जो सब से पहले और अहम होना चाहिए, उसको पसे पुश्त डाल दिया जाता है। ये तो वही काम हुआ कि गर्दन के गर्द फंदा कसने के बाद मरने वाले से पूछा जाए कि तुम्हें एक झटके में ही जिंदगी से छुटकारा दिया जाए या आहिस्ता आहिस्ता अजियत के पुल सराह से गुजारते हुए फंदा कसा जाए। वो अफसुर्दगी से बोला, मेरे सामने ये किताबी बातें मत करो बेटा। मैंने जिंदगी से ऐसे ऐसे सबक सीखे हैं जिनकी अलिफ बे भी अभी तुम्हें नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि माँ बाप अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं सोचते। ये और बात है कि इस हकीकत को कबल अज वक्त नहीं समझा जा सकता। सिर्फ वक्त ही है जो वालिदैन के फैसलों की अच्छाई और मुस्बत नताइज को सामने लाता है। मैं फैसला कर चुकी हूँ और अब तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी कि बिस्तरे मर्ग पर पड़े अपने भाई को दुख पहुँचाऊं। माँ बाप का हक तो औलाद कर ही नहीं सकती। अम्मा लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस फैसले को कबूल करने के लिए मुझे वक्त दरकार होगा। कितना ये मैं नहीं जानता। जिस दिन मेरे दिलो दिमाग राजी होंगे आपको बता दूंगा, लेकिन इस फैसले के बाद आप और कोई फैसला नहीं लेंगी जब तक मेरा दिल इस बात को कबूल ना कर ले। पर मंगनी की ना कोई शरी हैसियत है ना समाजी। आप अभी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। ऐसा ना हो कि अब्दुल हनान जैसा माजी में कर चुका है
वैसा ही एक फैसला मुझे भी लेना पड़े, संजीदगी से कहकर वो बाहर निकल गया था। या मेरे मौला, कब इस घर पर मुश्किलात की कड़ी धूप आसूदगी की ठंडी छांव में बदलेगी। सुल्ताना ताई ने अपना सर हाथों में थाम कर सोचा। अपनी दानिश में वो अपने बच्चों के फराइज से सबकदोश होने के करीब थी, मगर कातिबे तकदीर ने इस हवाले से क्या लिखा था, इस अमर से नावाकिफ थी। आइए आइए, तशरीफ लाइए, बस आप ही रह गए थे। गैर मुतवक्का तौर पर उसे अपने सामने देखकर वो घबराया। जी? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। अब आप कहेंगे कि आपके सर में दर्द है? उसने होंकपन से पूछा। फजर ने हाथ पर हाथ मारकर कहका लगाया। अरे हम, मेरा मतलब है मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। ये चाहे कमबख्त चीज ही ऐसी है, मैं खुद दूसरों को इसी बहाने से बेवकूफ बनाती हूँ। जी कौन सा बहाना, और इसका चाय से क्या ताल्लुक? उसकी बेसरोपा बातें सुल्ताना ताई से होने वाली गुफ्तगू का असर जायल कर रही थी। वो ये कि मैं जैसे ही चाय बनाने का इरादा लेकर उठी और किचन में आने का इरादा किया, शजर, आमना और वरीशा को याद आया कि वो काम करके बहुत थक गई हैं और उनको चाय की कितनी सख्त जरूरत है। अभी कमरे से बाहर ही निकली थी कि युशरा ने कदमों का रुख जांच लिया कि किचन में जा रही हूँ, और चेहरे से भांप लिया कि चाय का इरादा है। उनको याद आया कि उनका सर दुख रहा है, उनको भी चाय चाहिए। अभी चाय का पानी चूल्हे पर रखा है कि गमजदा तासुरात के साथ आप किचन में दाखिल हुए। साफ जाहिर था कि चाय की तलब में ही आए हैं। उसने फर्जी कॉलर झाड़ा। जी जी, बिल्कुल सही जांच फरमाई है आपने। वो मुस्कुराया। मगर आपने ये नहीं बताया कि आप कैसे बेवकूफ बनाती हैं और किसको बनाती हैं। कम गो अजमल को इस घर के अफराद में से कोई देख लेता तो हैरत से बेहोश हो जाता कि दिन में गिनती के चंद अल्फाज बोलने वाला अजमल इस लड़की के सामने खुद को बोलने से बाज नहीं रख पा रहा था। अरे अजमल भाई, आप भी कुंद ज़हन हैं। बताया है ना, चाय चीज ही ऐसी है। अभी पी के बैठे हो, अभी कोई दूसरा पिए तो आपको ख्वामख्वाह दिल दोबारा पीने को करता है। मैं फौरन सर को दबाने लगती हूँ। कोई चाय बनाने जा रहा हो तो अगला खुद ही समझ जाता है। उसने उबलते कहवे में दूध डालते हुए मजे से कहा। वैसे ये तो ज्यादती है, आप मेहमान हैं और आपको ही किचन में भेज दिया। आमना कहाँ है, वो बना लेती। वैसे अफसोस की बात है कि आप हमें मेहमान समझते हैं, वरना हमने कभी इस घर को किसी गैर का घर नहीं समझा। और आमना की 3 दिन बाद शादी है, तो आपको नहीं पता कि दुल्हनों से काम नहीं कराया जाता। वो मसनूई नाराजी से बोली। तुम क्या कर रहे हो अजमल यहाँ? सुल्ताना ताई अचानक किचन में आई। अजमल को खुशगवार मूड में उसे बातें करता देखकर नागवारी से बोली। उनके सर में दर्द हो रहा था। चाय बनाने आए थे शायद। मैं सबके लिए बना रही थी तो कहा कि आपके लिए भी बना देती हूँ। आप भी पिएंगे तो बना दूं आपके लिए भी। फजर के दिल में कोई चोर नहीं था, सो वह मामूल के अंदाज में बोली। नहीं शुक्रिया, तुम चलो अपने कमरे में, मैं वही तुम्हारी चाय भिजवा देती हूँ। और काम वाली लड़की से कह दिया होता, वो बना देती। तुमने ख्वामखा तकलीफ की। उन्होंने जताती नजर फजर पर डाली। अरे नहीं सुल्ताना ताई, ये भला कौन सा मुश्किल काम है। फिर अम्मा जी ने हमेशा यही बताया है कि बाकी काम भले मुलाजमाओं से करा लो, मगर खाना पकाना औरत को खुद करना चाहिए। कि जिस मेहनत, शौक और मोहब्बत से एक औरत ये सब करती है, वो मुलाजमा कभी नहीं कर सकती। तो हमें आदत ही नहीं है किसी के हाथ का कुछ खाने या चाय वगैरह की। ये ले अजमल भाई, आपकी चाय। सादगी से कहते हुए उसने कप भर कर पीछे मुड़कर देखा तो अजमल को वहां से गैप पाया। ला दो मुझे, मैं देकर आती हूँ। और तुम्हारे घर का और यहाँ के माहौल में जरा फर्क है, इसलिए जरा एहतियात से संभल कर। अम्मा जहाँ ने कुछ असूल वज़ा किए हैं यहाँ, जिनसे इनहराफ उनको सख्त नापसंद है, और वो असूल अब इस घर का लाजमी हिस्सा हैं। जाते हुए उन्होंने कहा। फजर जी कहकर रह गई। तौबा, इतनी मुश्किल बातें करती है खातून। मजाल है जो एक लफ्ज भी पल्ले पड़ा हो। वो क्या कहना चाह रही थी? बुरबुराते हुए वो ट्रे में कप रख रही थी। इतना अरसा नहीं गुजरा, लेकिन सब कुछ कितना अजीब और अजनबी अजनबी लग रहा है। ये कमरा जिसमें हमने अपनी जिंदगी के 19-20 साल गुजार दिए, कितना पराया लग रहा है ना वरीशा? मोमना ने चारों इतराफ में निगाह दोहराते हुए कहा। तब्दीली कायनात का असूल है मोमना। आज से 3 साल पीछे देखिए तो इस वक्त हमें कोई कहता कि तुम सब की जिंदगी में ये तब्दीलियां आने वाली हैं, तो हम शायद यकीन ही ना करती। ये जिंदगी है और यही इसका चलन।
अक्लमंद वो है जो वक्त के धारे पर खुद को बहता छोड़ दे। वक्त उसे खुद ही अपने तई कभी सुबक रवां बहाव के साथ मंजिल तक ले जाता है। अगर उसके साथ मुकाबला लगाकर बैठ जाओ, फिर उसकी तंदो तेज लहरें आपको पटक पटक कर जिंदगी के तलख तरीन हकायक से खुद ही रोशनास करा देती हैं। वरीशा उसे बदतर हकायक बता रही थी। आज मुंतहा होती तो कितनी खुश होती ना वरीशा। ये हल्ला गुल्ला, ये रौनक देखकर मोमना की आवाज बाहर आई। कौन जाने कि वो खुश भी होती कि नहीं। कुदरत की मसलहतों के भेद जानना हम इंसानों के बस की बात कहाँ। उसने तवील सांस लेकर कहा, चलो भाई, अब इस उदास माहौल से बाहर आओ और अच्छी अच्छी बातें करो। मैंने तो अक्सर देखा है कि शादीशुदा खवातीन जब मेके आती हैं तो अपनी ससुराल वालों की गिफ्तों के गठरे बांध कर साथ लाती हैं। यहाँ तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, क्यों शजर? फजर ने इन दोनों को कहा और खामोश बैठी शजर को ठोका, जो अपने ही ख्यालों में मगन थी। चौंक कर वो सीधी हो बैठी। जी नहीं मोहतरमा, ना तो हर ससुराल बुरी होती है, ना हर लड़की की सोच अपने ससुराल के बारे में बुरी होती है। और हमारे यहाँ तो तौबा करो जो इस बात का तसव्वुर भी हो। अम्मा जहाँ का कौल है कि ससुराल की बुराइयां मेके बयान करने वाली लड़कियां अपनी और अपने ससुराल दोनों को मेके में हल्का कर देती हैं। और परवरदिगार का लाख शुक्र है कि मेरे ससुराल में ऐसे कोई मसाइल नहीं है जिनको दरमियान में लाकर अपने घर वालों को ख्वामखा की परेशानी दूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। वरीशा की बात पर फजर ने सर धंसा। ये शजर क्यों इतनी चुपचाप है? भाई तुम दोनों की जोड़ी तो हंसते मुस्कुराते ही अच्छी लगती है। वरीशा का अंदाज टो लेने वाला हरगिज नहीं था, बल्कि उसे हंसने और बोलने पर उकसाने वाला था। मोमना और आमना उसे बता चुकी थी कि कुछ नागुरेज वजूहात की बिना पर शजर की बजाय मोहत की शादी आज से कर दी गई है। इस हवाले से ना कोई जिक्र छेड़ा जाए, ना कोई सवाल किया जाए। शजर वरीशा की बात पर जबरदस्ती मुस्कुराई। आप सब की शादियां इत्तेफाक से इतनी जल्दी और अचानक हुई कि हम शादी में कोई चाव पूरे ही ना कर सके, लेकिन हमारी आमना की शादी में हम अगले पिछले सारे अरमान पूरे करने वाली हैं। और ये हमारी शजर इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाती है कि क्या ही कोई माहिर ब्यूटिशियन लगाती होगी, फजर ने कहा। वो सारी एकदम शजर की तरफ मुतवज्जा हुई। फजर ने ऐसे फर्जी कॉलर खड़े किए जैसे उसने कोई कारनामा सर इंजाम दिया हो। अभी शजर ने मेहंदी लगाना शुरू ही की थी कि युशरा का सहारा लिए न हीफो न ढाल सी अम्मा जहाँ कमरे में दाखिल हुई। वो सब हैरान रह गई। वरीशा ने फौरन उठकर युशरा की मदद से उनको बेड पर तकियों के सहारे बैठाया, जबकि वो सब नीचे कारपेट पर बैठ गई थी। तुम लोग परेशान मत हो, अपने काम और बातें करती रहो। हम अपने कमरे में लेटे लेटे घबरा गए तो इस बच्ची से कहा कि हमें भी जरा बच्चियों के कमरे तक ले जाए, शायद ऐसे दिल कुछ बहल जाए। इतनी सी बात में उनकी सांस बुरी तरह फूल गई थी। अरे ऐसी वैसी? बड़ी दादी, आप देखिएगा अपने इस फैसले की वजह से आप कैसे भागने दौड़ने लगेंगी। ये मैं ऐसे नहीं कह रही, मेरे सामने हमारी अम्मा जी की मिसाल है। माशाल्लाह कितनी चाको चुबंद और फ्रेश हैं। तो ये सारा हमारी कंपनी का कमाल है, जो इन और ताजा दम लोगों के साथ इंसान खुद भी वैसे महसूस करता है। और फजर, युशरा ने घबरा कर उसे टोका। यहाँ आकर वो यहाँ के रंग में रंगी तो नहीं थी, मगर सबके मजाजो आदात से वो बखूबी वाकफ थी। मजीद ये कि उसको पता था अम्मा जहाँ को गैर जरूरी बातें ना सुनने की इजाजत थी ना करने की। मगर उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने अम्मा जहाँ के जर्द चेहरे पर फैलती मुस्कुराहट देखी। पता है बड़ी दादी, अम्मा जी हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, इतनी करीब कि हमारी हर बात अभी मुंह से भी निकली होती तो उनको पता चल जाता। खुद डांट लेती है, मगर हमारी अम्माओं से हमें बचा लेती हैं और अपनी जिंदगी के जो मजे मजे के वाकया सुनाती हैं, उनकी तो क्या ही बात है। दादा अब्बा के साथ पूरा मुल्क घूमी थी वो, हर शहर के किस्से उन्होंने हमें सुना रखे हैं। अम्मा जहाँ का मूड देखकर फजर फैली, जबकि अम्मा जहाँ के घर की लड़कियां फजर की इस बेसरोपा गुफ्तगू और जवाबन अम्मा जहाँ के खामोश रहने पर हैरान बैठी थी। अम्मा जी बताती हैं कि आप शुरू से ही संजीदा और समझदार थी। वो कहती हैं कि उन्होंने हमेशा आप जैसा बनने की ख्वाहिश की, मगर उनकी फितरत में जो लाउबालीपन था वो उन्हें निचला नहीं बैठने देता था। और बहुत पहले जब दोनों घरों में आना जाना नहीं था तो अम्मा जी बताती थी कि उनकी बड़ी बहन बहुत खूबसूरत, बारोब और संजीदा हैं। हम सबको खूब इश्तियाक था आपको देखने का। शजर की अगली बात पर एक आह अम्मा जहाँ के होंठों से खारिज हुई। अच्छा बड़ी दादी, एक बात तो बताएं,
آپ کی पोतियों में से किसकी दोस्ती ज्यादा है आपके साथ? हम सब की दोस्ती है अम्मा जी के साथ। हमारे लाड और फरमाइश भी पूरी करती हैं, मगर जो अहमियत शजर बीबी की है वो किसी की नहीं। इस बात पर मुझे जेलिसी भी बड़ी होती है शजर से। वो मजे से बोली। मुंतहा उनके मुंह से बेसाख्ता निकला था। मोमना ने बेसाख्ता उनकी तरफ देखा। आमना और वरीशा की नजरों में हैरत, जबकि शजर और युशरा के चेहरों पर इश्तियाक था। मुंतहा कुछ ऐसे ही लाड और फरमाइश किया करती थी वो। आह, जब उसके लाड पूरे करने के दिन आए, वो हमें छोड़कर अपने अब्दी सफर पर चली गई। उनकी आवाज भर आई। और ये बाकी बच्चियां, ये शुरू से मेरी साबर और कान्या बच्चियां रही हैं। ना शरारतें, ना शोखी, ना लाड। मैं उनसे खुश हूँ, राजी हूँ। और बच्चियां उनकी जुबानी अपनी तारीफ सुनकर यकीनन बेहोश होने को थी। और तुम? उन्होंने फजर की तरफ मुस्कुराते हुए इशारा किया। तुम्हें अपनी अम्मा जी की जवानी देखनी हो तो खुद को आईने में देख लिया करो। वैसी शोखी, वैसी शरारत, वैसा चुलबुलापन। वही हाजिर जवाबी। फजर ने शर्माने की अदाकारी करते हुए दुपट्टे का कोना मुंह में दबा लिया। अम्मा जहां के होंठों पर मुस्कुराहट धार आई, वहां उन सब की दबी दबी हंसी की आवाज भी उभरी थी। वरीशा, माँ के बाद मैंने जिसका सबसे ज्यादा दिल दुखाया है वो तुम हो सके तो मुझे माफ कर देना। दुल्हन बनी आमना ने वरीशा के दोनों हाथ थामकर बेकरारी से कहा, जब वो उसका दुपट्टा ठीक करने लगी। वो दोनों उस वक्त कमरे में अकेली थी और वो अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। दुखाया था, बहुत ही दुखाया था, और यकीनन मैं अब तक नाराज भी होती और तुम्हें कभी भी माफ ना करती अगर जो परवरदिगार ने मेरे हिस्से में अच्छे लोग ना लिख दिए होते। मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए बहुत सा गुस्सा, बहुत सी नाराजगी लिए रुखसत हुई थी। मैंने सोचा था कि मुंतहा ने जान की बाजी हार कर और तुमने घर से भाग कर अपनी जान छुड़ा ली और मुफ्त की मुसीबत मेरे सर मोंड दी। मुझे इन दोनों एक फर्मा बरदार बेटी होने पर भी गुस्सा था। मैंने भी हर बार सोचा, क्या होता जो मुंतहा की तरह बहादुर और खुदसर होती। क्या होता जो मैं भी थोड़ी सी बगावत दिखा देती। मैं इस घर पर कभी कदम ना रखने का अहद लेकर इस आंगन में उतरी थी। अम्मा जहां, अम्मा, बाबा सब मुझे अपनी गर्ज के गुलाम लगे थे, जिन्होंने मुंतहा की जगह तुम्हें दार पर लटकाना चाहा। और जब तुमने अपनी चालाकी से अपनी पसंद की राह चुन ली तो एक अनचाहा ढोल मेरे गले में लटका दिया गया। सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे जज्बात, एहसासात सबको कुर्बान कर दिया था। उसने एक तवील सांस ली। आमना आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। लेकिन मेरा रब, वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, किसी को उसके ज़र्फ से ज्यादा नहीं आजमाता। वो जो भी करता है बेशक बेहतरीन करता है। मेरी सास ने मुझे बेपनाह मोहब्बत दी, शायद ये सोचकर कि मैं कभी ये महसूस ना कर सकूं कि मैं यहाँ किसी और की जगह पर आई हूँ। मेरे खामद ने हर पल मुझे ये एहसास दिलाया कि उसकी जिंदगी में मुझे ही आना था, चाहे किसी तरीके से भी सही। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी मोहब्बत और मेरा एतमाद बढ़ता गया। वैसे वैसे तुम पर गुस्सा भी गायब होता गया। जिस रोज मैंने अपनी पूरी आमादगी और आसूदगी के साथ इस घर में दोबारा कदम रखा, मेरे दिल में किसी के लिए जरा बराबर भी नाराजगी नहीं थी। मैंने परवरदिगार की हिकमत को मान लिया था, जान लिया था। अब तुम सुकून से अपने घर जाओ, इस ख्याल को अपने दिल से निकाल कर कि मैं तुमसे नाराज हूँ, उसने नरमी से कहा और आमना को गले से लगा लिया था। अब्दुल हनान किस सोच में गुम है, देखिए तो मैं कैसी लग रही हूँ। युशरा ने सोच में डूबे हुए अब्दुल हनान को मुतवज्जा किया। ठीक लग रही हो। बारात आ गई क्या? वो बेतासुर लहजे में बोला। युशरा के अरमानों पर ओस पड़ गई थी। कितने दिनों बाद एक अच्छा दिन आया था जब दिलो दिमाग किसी बोझ से आजाद थे, और आज कितने अरसे बाद वो पूरे दिल से तैयार हुई थी और यकीनन तौर पर अब्दुल हनान के मुंह से अपनी तारीफ सुनने की मुतमनी थी। मगर क्या करती, उसकी पूरी कोशिशों के बावजूद वो जिंदगी के मामूलात की तरफ लौट ना पा रहा था। अगर उसने शादी से पहले वाला वो जिंदा दिल अब्दुल हनान ना देखा होता, तो जो जिंदगी के रंगों से भरपूर था और उसको अपने हर रास्ते पर खरा मिलता था, तो वो कभी भी यकीन ना करती कि बिस्तर पर बेजारी से सुबह और शाम को सुबह करता ये शख्स कभी जिंदगी से भरपूर भी शख्स था। अजमल से कहो मुझे अम्मा जहां के कमरे में ले चले, मैं किसी का सामना करने के मूड में हरगिज नहीं हूँ, वो खुश्क लहजे में बोला। आपने कोई जुर्म नहीं किया अब्दुल हनान जो छुप कर बैठेंगे। आज आपकी बहन की शादी है, आपको शादी में भरपूर तरीके से ना सही, कम अज कम रुखसती में शामिल होना चाहिए।
इस तरह कब तक छुप कर बैठेंगे? आप दुनिया को क्या दिखाएंगे जब हकीकत को आप खुद तस्लीम करने और उसका सामना करने से इनकारी हैं? वो रोहानसी होकर बोली। अभी चंद दिन पहले ही तुम मुझसे वादा कर चुकी हो कि तुम मेरे फैसलों पर, चाहे वो जो भी हों, उन पर असर अंदाज होने की कोशिश नहीं करोगी। उसका लहजा हनूज बेगानगी लिए हुए था। युशरा तेजी से उसके पास आकर बैठी। बाखुदा मैंने आपके फैसलों पर असर अंदाज होने की हरगिज कोशिश नहीं की, ना ही मैं अपना वादा भूली हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हर इंसान के अंदर एक मजबूत और बहादुर इंसान छुपा होता है, जिसका इंसान को खुद अदराक नहीं होता। अब वक्त है कि अपने अंदर के मजबूत इंसान को बाहर लाएं, जो इस मसले का जुवान मर्दी से मुकाबला करे। आप क्या समझते हैं, अम्मा जहां के पास इस हालत में छुपकर बैठ जाएंगे तो उनको खुशी होगी? नहीं, वो और ज्यादा बीमार हो जाएंगी। उनके दिल में अपना मुकाम भी पता है आपको, और ये भी जानते हैं आपको जल्द अज जल्द सेहतयाब देखने और दोबारा जिंदगी की तरफ लौटने देखने की मुतमनी है। वो कैसे बर्दाश्त करेंगी ये सब? वो उसे नरमी से समझा रही थी। ये दुख अब उन्हें बर्दाश्त करना ही होगा। अपने कमरे में छुपकर बैठे देखकर नहीं, तो मेहमानों के सामने लाठी के सहारे चलते माजूर शख्स का दुख। उसने जैसे अपना ही मजाक उड़ाया। युशरा बेबसी से उसे देखती रह गई थी। ऐसा करो बहू, आज जरा अम्मा जहां की खैर खैरियत ले आओ। कितने दिन हो गए मुझे अपनी मुर्शद की जियारत किए हुए। शायद इसीलिए एक के बाद एक मसले ने मेरे घर का रुख कर लिया है। वो तवील सांस लेकर बोली तो नाइमा और वो हैरत के मारे गुंग ही रह गई। कहने को तो वो देवर से रुखसती में शिरकत का वादा कर चुकी थी, मगर सुबह से सोच में थी कि क्या बहाना करके जाए। अब मौका उसे खुद ही मिल रहा था। मुझे पता है कि तुम मेरी इनसे अकीदत को कुछ खास पसंद नहीं करती, हालांकि मैं तो चाहती थी कि नस्लों से चलता हुआ ये अकीदत मंदी का सिलसिला जारी रहता, मेरे होते भी और मेरे बाद भी। मगर उन्होंने फिक्रा अधूरा छोड़ा और नाइमा पहलू बदल कर रह गई। सलमा के घर चली जाना, वो तुम्हें ले जाएगी उनके पास। वैसे तो वो हर जुमेरात के जुमेरात मुरीद खवातीन के दरसो तोआम का एहतमाम किया करती थी, मगर अब कुछ अरसे से बवजह बीमारी ये सिलसिला कम करके सिर्फ महीने की पहली जुमेरात तक कर दिया गया है। मेरा बताओगी तो खुसूसी तवज्जो से नवाजेंगी। उनका दम किया हुआ पानी जब तक इस्तेमाल होता रहा, उसकी बरकत से मेरे आंगन के हर काम में बरकत रही। पानी भी लेती आना और मुन्ने पर भी दम कराती आना। जी जी अम्मा, ठीक है। मैं आपकी लाठी पानी वगैरह आपके बिल्कुल पास ही रख के जाती हूँ, ताकि कोई मुश्किल ना हो। पड़ोस से बल्कि इसके जिम्मे लगाती जाती हूँ कि मुझे देर हो जाने की सूरत में आपको खाना खिला दिया जाए। नाइमा भी मौका गनीमत जानकर जल्दी जल्दी उनका मतलूबा सामान उनके पास रखा। उसका इरादा पहली फुर्सत में रुखसती में जाने का था। बाकी अनायत बी से वो कोई भी बहाना कर सकती थी, मगर उसका काम ज्यादा आसान हो गया जब सलमा, जिसके साथ वो अम्मा जहां के घर जाने वाली थी, उसने बताया कि अम्मा जहां की तबीयत की खराबी के सबब आज दर्स की नशिस्त को मुलतवी कर दिया गया है। नाइमा ने उसको गनीमत जानकर आमना के घर की राह ली, जहाँ का पता जलाल उसे समझा चुका था। सुनिए, उठे, आज बाहर चलते हैं। मौसम कितना प्यारा हो रहा है और आप हैं कि घर से ऑफिस और ऑफिस से बस कमरे तक महदूद होकर रह जाते हैं। उसने खिड़कियां खोलकर पर्दे हटाए और मोहत के कंधे पर हाथ रखकर लाड से कहा, जो लैपटॉप खोले ऑफिस के किसी काम में उलझा हुआ था। तंग मत करो शजर, बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, उसने नजरें हटाए बगैर कहा। शजर शजर, थक गई हूँ मैं इस नाम की गर्दान से। मैं इस नाम को आपके दिल से फुर्च देना चाहती हूँ, और यहाँ आपका दिल छोड़ जुबान तक इस आवारा लड़की के नाम के हिसार में है। वो चीख उठी। मोहद ने नाराजी से उसकी तरफ देखा। क्या बदतमीजी है ये? बात कैसे और किस अंदाज में कर रही हो तुम? और शजर का यहाँ इस वक्त क्या जिक्र? उसे अंदाजा नहीं था कि वो बेख्याली में शजर का नाम ले गया था। उसने लैपटॉप बंद करके गुस्से से कहा, वाह 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 मोहद साहिब, मैं आपकी बीवी होकर आपकी तवज्जो को तरस रही हूँ, और वो आवारा बद किरदार लड़की इस कदर हावी है आपके दिलो दिमाग पर कि शाउरी और लाशाउरी तौर पर उसी का नाम निकलता है आपकी जुबान से। जब भी निकले और पहले से ज्यादा तेज लहजे में बोली। वो भी इंसान थी, अपनी फितरत के खिलाफ कब तक चलती? वैसे भी अपना उधार रखना उसने कभी सीखा ही नहीं था। जब तक मुकाबिल से बदला ना ले लेती चैन से नहीं बैठती थी। नापसंदीदा शख्स को कभी जुबानी तो कभी अमली जिक पहुंचाकर अपने नफ्स की तस्कीन कर लिया करती थी। और अब इतने दिन से नेक बीवी का रूप अपना कर
कौन सा वो उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा पाई थी जो मजीद इस अदाकारी को जारी रखती। सो आज लाशऊरी तौर पर उसके मुंह से निकलने वाले शजर के नाम ने उसकी बर्दाश्त की हद खत्म कर दी थी। क्या हुआ आयत, क्यों ऊंचा बोल रही हो? खैरियत तो है ना? मोहद, तुमने कुछ कहा? उफ्ता खेजा सी सफिया ताई दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। उनके घर के कुछ असूलो ज़वाबित थे जिनकी पासदारी घर का हर फर्द करता था। छोटे मोटे इख्तलाफात एक तरफ, इस तरह का लबो लहजा और अंदाज कभी किसी ने ना अपनाया था ना देखा था। अपनी लाडली बहू से पूछिए, मैं ऊपर जाकर जरूरी काम कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। सर्द अंदाज कहता वो लैपटॉप और चार्जर उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। आयत, क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ, क्या बात हुई? उन्होंने प्यार से पूछा, जो चुपचाप दरवाजे की तरफ देख रही थी। मेरी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है खाला माँ, उसने रोते हुए कहा। वो हमसे वादा करने के बावजूद उसे भूल नहीं रहे, बल्कि भूलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ना जाने कितना लंबा सफर जिंदगी का अगर ऐसे ही रहा तो कैसे और किसके सहारे काट पाऊंगी मैं। जिंदगी सिर्फ दिन और रात बिताने का नाम रह जाएगी। मैंने कभी जिंदगी में सोचा तक नहीं था कि फिर उसने आज का वाकये के साथ सब कुछ बता दिया कि मोहद बहुत चुप होकर रह गया है। ऑफिस से घर आने के बाद वो सारा दिन लैपटॉप या फाइल्स में मसरूफ रहता है। उसको नजर भर कर देखता तक नहीं। उसके पास आयत से बोलने के लिए एक लफ्ज तक नहीं। हालांकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, उसका ख्याल रखेगी, ध्यान बटाने की, मगर वो है कि कभी हूँ हाँ के सिवा आगे ही नहीं बढ़ता। अरे मेरी बेसब्री बच्ची इतनी जल्दी हार मान गई? वो उसके सर को थपकती हुई मुस्कुरा कर बोली। मर्द की मोहब्बत भी सैलाब के चढ़ते पानी की तरह रोज तेजो तुंद होती है, अपने शोरीदा सरी में सब कुछ बहाकर ले जाने वाली। सारे हिफाजती बंद तोड़कर, सारे हिफाजती इकदाम को कदमों तले रौंद कर, मगर फिर क्या होता है? सैलाब के उतरते ही सब कुछ मामूल पर आ जाता है। फिर सारा साल समंदर का सीना होता है और उस पर रवां पुरसुकून लहरें जो मौसमों के तगय्युरो तब्दल में बगावत पर तो उतरती हैं, मगर किनारों से अपना सर पटक पटक कर फिर वापस समंदर में लौट जाती हैं। वो भी इंसान है, उसको अपने जज्बातों एहसासात जो पहले एक गलत समत में बह रहे थे का रुख तब्दील करने में थोड़ा वक्त लगेगा। वो चाबी का गुड्डा नहीं है, ना ही कंप्यूटर जैसी कोई मशीन कि जिसमें हम अपनी मर्जी का वक्त दें और चाबी भरकर उसे चलाएं या रोकें, फिर अपनी मर्जी के मुताबिक उसको मिटा भी दे। औरत को अपना घर बनाने और शोहर का दिल जीतने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, मन मारना पड़ता है, फिर जाकर वो इन दो जागीरों की हुक्मरान बनती है। सब्र और मोहब्बत, इन दो हथियारों को कभी कुंद मत पड़ने देना, फिर देखना वक्त भी तुम्हारा होगा और शोहर भी, ठीक है ना? उन्होंने उसके सुते चेहरे और मुतवर्रम आंखों को देखते हुए बगौर सवाल किया। आयत ने इस बात में सर हिला दिया। और हाँ, अपने मजाज के खिलाफ भी बात क्यों ना सुन लो, उसके मुंह से आइंदा कभी ऐसा रद्देअमल मत देना जैसा आज दिया है। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल दुखा है और तुम्हें गुस्सा भी आता है, मगर इस मामले में वो भी बेकसूर है। वो जानबूझकर ये सब नहीं कर रहा, बस थोड़ा वक्त और जरा सी समझदारी से वो जल्द तुम्हारा होगा। मेरा यकीन करो, उठो, मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ और उसके लिए ऊपर चाय लेकर जाओ। अब ये तुम पर है कि उसका मूड कैसे ठीक करती हो। हम लोग आमना की रुखसती पर जा रहे हैं। तुम्हारा जाना मैंने खुद ही मुनासिब नहीं समझा कि तुम्हें और शजर को साथ देखकर लोगों को घड़े मुर्दे फिर से याद आ जाएंगे। वो उसे तसल्ली देती हुई उठ खड़ी हुई। जी ठीक कहा आपने, जीती रहो। वो उसके सर पर हाथ फेर कर बाहर निकल गई। गहरी गहरी सांसें लेकर उसने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की थी। अब्दुल हनान, मेरे बच्चे। जी जी अम्मा जहां, मैं यही हूँ आपके पास। वो उनका कमजोर हाथ थामते हुए उनकी तरफ झुका। अम्मा जहां बिस्तर पर दराज थी, जबकि वो पास ही कुर्सी पर बैठा हुआ था। हमें माफ कर दो, हमें लगता है तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। वो बेहद नहीफ आवाज में बोली। कैसी बातें करती हैं अम्मा आप?
हमारी किस्मत का लिखा हमें हर सूरत मिलता रहता है, इसमें किसी दूसरे का क्या दखल? उसने उनका हाथ लबों से लगाते हुए नरमी से कहा। यही बात तो हम इंसान नहीं समझते कि जिंदगी देने वाला मालिक है तो उसकी इसी नहज पर खुशी खुशी गुजारे जो उसने वजह की है। मगर हम इंसान क्या करते हैं कि अपनी और दूसरों की किस्मत के फैसले अपने हाथ में ले लेते हैं। यही से इंसान का जवाल शुरू होता है और बिगाड़ भी। और अल्लाह की नाराजगी तो सबसे भर कर होती है। जिस जाती अनाथ को एक कीमती खजाना समझकर हम उसकी परवरिश करते हैं, पाल पोस कर तनोमंद बना देते हैं, दर हकीकत वक्त आने पर उसका सबसे ज्यादा खसारा उसकी परवरिश करने वाले को मिलता है। वो इतनी आहिस्ता बोल रही थी कि अब्दुल हनान तक उनकी आवाज बामुश्किल पहुंच रही थी। आंसू उनकी कनपटियों से होते हुए तकिए में जज़ब हो रहे थे। अब्दुल हनान ने बहुत प्यार से उनके आंसू साफ किए। क्या क्या सोचकर खुद को परेशान करती रहती हैं। देखिए ना, मैं बिल्कुल जिंदा सलामत आपके सामने हूँ। बाकी रही मेरी ये माजूरी तो ये मेरे हिस्से की थी, सो मुझे मिलकर ही रहती, चाहे मैं यहाँ आपके पास होता या दुनिया के किसी भी कोने में। मुझे कहती हैं कि तुम मेरी वही अब्दुल हनान बन जाओ पहले वाले। आज मैं आपका अब्दुल हनान कहता हूँ कि मुझे अपने इस मुश्किल वक्त में अपनी वही अम्मा जहाँ चाहिए, जो अब्दुल हनान से ज्यादा मजबूत थी, जिनका हौसला पहाड़ों का सा था, जिनकी हिम्मत देखकर दूसरों को हिम्मत मिलती थी। फिर भी अब्दुल हनान, हमारी तसल्ली के लिए कह दो कि तुमने हमें माफ किया। उन्होंने आंखें खोलकर एक उम्मीद से कहा, आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी आप माफी मांगे, लेकिन अगर आपको मेरे कहने से तसल्ली मिलती है तो मैंने आपको माफ किया। उसने मुस्कुराकर उनका हाथ थपथपाया और एक आह अम्मा जहां के लबों से खारिज हुई थी। जलाल का दिल आज बैक वक्त खुश और उदास था। उसकी जिंदगी के सबसे अहम दिन पर उसकी खुशी में बहुत से लोग शरीक थे, मगर उसके पास उसका अपना कोई भी नहीं था। और तो और भाभी नाइमा भी अपने वादे और यकीन दहानी के बावजूद रुखसती पर नहीं आ सकती थी। शुक्र हुआ कि अम्मा के पैरों का मसला उसके काम आ गया और भाई का उसने ये बताया कि सुबह सवेरे ही उनको अपने ससुराल में एक करीबी रिश्तेदार की पोतगी में जाना पड़ा था और इमरजेंसी में वो रुखसती भी मुलतवी नहीं कर सकते थे। हाँ, नाइमा की तरफ से उसका जहन जरूर उधेरपन में था। दूसरी तरफ नाइमा जैसे ही यहाँ आन के इरादे से निकली थी, मोहल्ले के एक बच्चे ने बड़ी तेजी से उसे आ लिया था। अनायत भी उसे फौरन वापस आने का कह रही हैं। वो ये सोचकर वापस हो ली कि बड़ी भी कहीं कोई जरूरत की चीज उठाने या उठने के सिलसिले में दोबारा ना गिर गई हो। मगर घर पहुंचकर उनको सही सलामत देखकर कलिस्का रह गई। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अम्मा जहां का फोन मिलाया तो कई दिन से बंद फोन आज ऑन था। उनसे तो बात नहीं हो पाई, मगर उनके पोते ने बताया कि उनकी तबीयत भी पहले से अब काफी बेहतर है, लेकिन आज का दर्स मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि उनकी पोती की रुखसती है आज। हमसायों का बच्चा भी उसी वक्त किसी काम से आ गया तो सोचा तुम्हें वापस बुलवा लाऊं। ऐसे ही नन्हे बच्चे के साथ ख्वामखा का चक्कर पड़ जाता तुम्हें। अच्छा किया आपने, लेकिन मुझे अम्मा जहां के बारे में पता चल चुका था। बस जरा नसीम की तरफ जाना चाह रही थी। बचपन की सहेली है मेरी, ब्याह कर दूसरे मोहल्ले में आए 5 साल हो गए उसे। मैं एक बार भी ना जा सकी। अब अगर आप इजाजत दें तो वहां हो आऊं। तैयार तो वैसे भी हूँ, वो तो मैं आपकी तबीयत खराब ना हो सोचकर भागी आई। उसने मोहतात होकर उनसे इजाजत ली, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नहीं, बस किसी और दिन हो आना। अब मुन्ना भी सो गया था और वो उसे ना ले जाने देने के हक में थी, ना घर छोड़ देने के। दिल ही दिल में जलाल से माफी मांगते हुए नाइमा ने मुन्ने को अनायत बी के पास सुलाया और खुद रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गई थी। मैं आज उसे रुखसत कर लाया हूँ। उनके पास बैठकर उसने सर झुकाकर कहा। अनायत बी बेयकीनी से उसे देखती रह गई। जो भी था, उन्हें यकीन था कि जल्द या बदेर वो उनकी बात मानकर इस अनजान लड़की को छोड़ देगा जो उनको शैतान का दूसरा रूप लगी थी और जिसने उनके बेटे के किसी कमजोर लम्हे का फायदा उठाकर उस पर गुलबा पा लिया था। उसके लिए वो हर वक्त दुआओं में मसरूफ थी। उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो इस हद तक उनके खिलाफ चला जाएगा कि उनकी इजाजत के बगैर उसे घर की दहलीज तक ले आएगा। मैं तो इसी बदजात को माँ बाप की आजमाइश समझती थी जिसने तुम्हें बहकाया, मगर अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि किस नीच खानदान से ताल्लुक है इसका। जब ही तो माँ बाप ने खानदान का अता पता जाने बगैर लड़की को किसी अनचाहे बोझ की तरफ उतार फेंका। वो नफरत से बोली, अल्लाह के वास्ते अम्मा, ऐसा मत कहें। जो हो गया इसको भूल जाएं।
माफ भी कर दें। मेरी गलती और मेरा यकीन करें कि वो एक शरीफ बाकिरदार लड़की है और एक इज्जतदार घराने से उसका ताल्लुक है। शरीफ बाकिरदार लड़की, ऐसी तारीफ हमने पहली बार सुनी है कि जो घर से भागकर निकाह करती है और इज्जतदार घराना एक अजनबी के साथ उसको रुखसत भी कर देता है। उन्होंने तंज से कहा, आप जो कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ। अपनी गलती की हर सजा भुगतने के लिए भी राजी हूँ। बस उसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दे, उसने मिन्नत के अंदाज में कहा। उसे तलाक दो, फिर मैं समझूंगी कि ऐसा कुछ हमारी जिंदगी में हुआ ही नहीं था। यही तुम्हारी गलती की सजा भी है और माफी की सूरत भी, वो पथरीले लहजे में बोली। अम्मा, आप इतनी जालिम तो कभी भी नहीं थी। या शायद आपकी बेटी नहीं है इसलिए आपके दिल में वो बेटियों की माँ वाले एहसासात ही नहीं हैं। ऐसी बेटी से तो बे औलाद होना अच्छा, और तुम इन जज्बाती हथकंडों से मुझे राम नहीं कर सकते, ना ही गलत को सही साबित कर सकते हो। मेरी जिंदगी में, मेरे घर में वही लड़की तुम्हारी बीवी बनकर रहेगी जिसे मैं खुद ब्याह कर लाऊंगी। दूसरी सूरत में तुम भी यहाँ से जा सकते हो। मैं समझूंगी मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। इतनी बड़ी बात पर भी उनकी जुबान का ना कांपी ना दिल लर्जा। जलाल कुछ देर बेयकीनी से उनको देखता रहा, फिर कमरे से बाहर निकल गया था। आमना, बस करो प्लीज, तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ ही नहीं दे रहा, परेशान भी कर रहा है। और तुम इस बात का शुक्र अदा करो कि कितनी कठिनाइयों के बाद हमें ये दिन देखना नसीब हुआ है, वरना कुछ दिन पहले जिस किस्म के हालात से हम गुजरे, मुझे लगने लगा था कि मैंने तुम्हें पाकर खो दिया है। वो उसके हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोला, और मुझे लग रहा है मैंने आपको पाकर बाकी सब खो दिया, अपने खूनी रिश्तों से लेकर उनकी मोहब्बत, एतमाद, एतबार, सब कुछ। मुझे तो ये सोच खौफजदा कर रही है कि घर तो वही फलते फूलते हैं जिनकी बुनियादों में हमारे अपनों की दुआएं हों, जबकि यहाँ ना तो आपके घर वाले राजी थे और मेरे घर वालों ने भी बदनामी के डर से किसी बोझ की तरह मुझे उतार फेंकने की गलती की। हम जैसी लड़कियां जो ऐसे माँ बाप की इज्जत रोंद कर शादी करती हैं, खुशियां उनके दर पर कभी दस्तक नहीं देती। अफसोस की बात यह कि मुझे बहुत बाद में समझ आई, वो रोते हुए बोली। ऐसा कुछ नहीं है आमना, हमने कोई गुनाह नहीं किया। हमारे घर वाले मान जाते तो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और माँ बाप की नाराजगी भी भला कोई नाराजगी होती है। देखना, कुछ अरसे की बात है, सब ठीक हो जाएगा, उसने उसे तसल्ली देते हुए कहा। ये किसका घर है? आंसू साफ करते हुए पूछा। उसने नजरें दौड़ाकर छोटे से कमरे का जायजा लेते हुए पूछा। वो एक मुख्तसर सा घर था, एक कमरे, छोटे से बरामदे और बरामदे के एक कोने में बने छोटे से किचन और बाहर सेहन में बैरूनी दरवाजे के साथ बने एक बाथरूम पर मुश्तमिल भी सेहन भी बामुश्किल 2-4 चारपाइयों की जगह रखता था। एक दोस्त के कजन का है, किराए पर लिया है, मगर फिक्र मत करो, हमारा अपना घर बहुत अच्छा, हवादार और खुला है। जैसे ही अम्मा का गुस्सा जरा ठंडा होता है, हम अपने घर चले जाएंगे। कौन जाने, आमना ने हसरत भरे लहजे में कहा। अच्छा सोचो आमना, अब तुम्हें मेरा यकीन आ जाना चाहिए कि मैं जिंदगी के हर दुख सुख में तुम्हारे साथ हूँ। मैं यकीन दिलाता हूँ कि जल्द हमें बहुत सारे रिश्ते भी वापस मिलेंगे और तुम्हारा मुकाम भी। बस थोड़ा इंतजार, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हमारी शादी चाहे जैसे भी हालात में हुई है, मगर शादी तो हुई है ना, और जिंदगी के अन झमेलों से निमटने को एक उम्र पड़ी है। तुम्हें नहीं लगता कि अपनी जिंदगी का एक अहम और खूबसूरत वक्त हमें ऐसे गुजारना चाहिए जो उम्र का ज़ादेरा बनकर रहे हम दोनों के लिए? उसने आमना की आंखों में देखकर कहा। आमना ने बेसाख्ता अपना सर झुका लिया था। जलाल अब उसे बता रहा था कि कैसे और कब उसने उसको पहली बार देखा था। शादी से वापस आए लड़कियों को काफी दिन गुजर चुके थे, मगर शजर उसे नजर नहीं आई थी। 2-3 दिन बाद उससे जब्त न हो सका तो वो अम्मा जी के पास चला आया। वो अम्मा जी, काफी दिन से शजर नजर नहीं आई घर पर। अब क्योंकि ऐसा कोई हवाला भी नहीं रहा हमारे दरमियान कि मैं किसी से इसके बारे में पूछ सकता, लेकिन मुझे तशवीश हो रही थी। वो ठीक तो है ना? अगर घर पर नहीं है तो? अम्मा जी से दुआ लेने के बाद उसने पूछा। अम्मा जी ने उसकी परेशानी को पूरी शिद्दत से महसूस किया था। वो युशरा के घर है और कुछ दिन वहाँ रहेगी। क्यों अम्मा जी? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ये उसे अपने घर से दूर रखने की शौरी कोशिश है, जबकि आप समेत हम सब जानते हैं कि उसे अपने घर के अलावा और कहीं रहने की आदत ही नहीं है। वो भी इतने दिन। याद है युशरा की शादी पर वो एक रात भी न रुक सकी थी वहाँ, और एक हंगामा मचाकर घर वापस आ गई थी। वो परेशानी से बोला।
शायद तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन कभी कभी वक्त के तकाजों को समझते हुए उनके मुताबिक चलना पड़ता है। युशरा भी अकेली है, आमना की शादी के बाद जरा दिल बहला रहेगा उसका, फिर वो घर ही आएगी वापस। और तुम बेटा, वो कहते हुए थोड़ा सा रुकी, अपनी इस तशवीश का इजहार और किसी के सामने मत कर बैठना। आयत के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। औरत अपने मर्द की तवज्जो के हवाले से बहुत हसास होती है। अब वो तुम्हारी बीवी की हैसियत से भी हमें अजीज है। कोशिश करो कि उसे तुम्हारे रवैये में शजर के लिए कोई गुज़श्ता हवाला ना मिले। जी अम्मा जी, मैं समझता हूँ, शुगुफ्तगी से कहता वो उठ खड़ा हुआ था। देखो शजर, अल्लाह गवाह है कि तुम हम सब के बहुत करीब हो। तुम्हारे साथ होने वाले हादसे ने हमें मार ही दिया था जैसे, लेकिन वो मालिक मेहरबान मायूसी के गुप अंधेरे में भी उम्मीद की ऐसी किरण निकाल देता है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। इस हादसे ने तुम तीनों की जिंदगियों को मुतासर किया है, मोहद, आयत और तुम्हारी। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब सिर्फ तुम ही हो जो थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करके इन 3 लोगों की जिंदगी की डूबती नाव को सहारा दे सकती हो। युशरा उसको समझा रही थी। शदर ने ना समझी से युशरा को देखा। हाँ मेरी बहन, तुम सबसे पहले तो पाक परवरदिगार का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें इस हादसे की होलनाकी से महफूज रखा। फिर तुम इस सब को भुलाकर एक नई जिंदगी जीना शुरू करो। देखो, जितना तुम इस दुख को अपने ऊपर सवार करोगी, ये तुम में सरायत करके तुम पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा लेगा। ये सब भूलना और दोबारा पहले वाली जिंदगी की तरफ लौटना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तुम्हें परेशान और दुखी देखकर अम्मा जी घुल रही हैं। मोहत इजहार नहीं कर रहा, लेकिन वो ना तो खुश है ना ही आयत को तवज्जो दे पा रहा है। उसके जिक्र पर उसका दिल जैसे मसल सा गया था। जब तुम खुद इस तरफ तवज्जो नहीं दोगी तो बाकी लोग भी भूल जाएंगे। अपने लिए कोई मसरूफियत ढूंढो, कोई कोर्स करो, आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो या कुछ भी, मगर कुछ ऐसा जिससे तुम खुश रहो, मसरूफ रहो, पुरसुकून रहो। यकीन करो, सब पुरसुकून हो जाएंगे। और देखना, वक्त एक दिन खुद जाहिर करेगा कि ऐसा होना ही तुम्हारे लिए बेहतर था। समझ में आ गई ना मेरी बात? युशरा ने मुस्कुरा कर पूछा। उसने इस बात में सर हिला दिया। शाबाश, ये हुई ना बात। आज वलीमे की तकरीब थी, मगर अभी फोन आया था आमना के शोहर का कि उनके करीबी किसी रिश्तेदार की वफात के बाइस तकरीब मुलतवी हो गई है। वो सब वहीं जा रहे हैं। सो तुम ये सब कपड़े उठाकर समेटो जो हमने वलीमे पर पहनने के लिए निकाले थे। उसके बाद मेरे साथ किचन में आओ। आज हम दोनों काफी दिनों बाद मिलकर कुछ नया ट्राई करके तुम्हारे अब्दुल हनान भाई को सरप्राइज देते हैं। युशरा उठ खड़ी हुई तो शजर ने मुस्कुराकर इस बात से सर हिला दिया। फोन की बेल मुसलसल हो रही थी। आयत तेजी से कमरे में आई और अपने मोबाइल स्क्रीन पर फैसल का नाम देखकर फोन रिसीव करना ही चाहती थी कि मोहत कमरे में दाखिल हुआ और आयत का रंग एकदम ही जर्द हो गया था।